डियर चिल्ड्रन, इंडो चाइना नेशनलिस्ट मूवमेंट के इस पार्ट 2 में आई एम गोइंग टू डिस्कस अबाउट द डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। बच्चों, मैंने आपको एक बात बताई थी इससे पहले, कोई भी देश किसी देश को कॉलोनाइज करता है, कब्जा करता है, तो मुनाफा कमाने के लिए करता है। फ्रांस ने वियतनाम को मुनाफा कमाने के लिए ही कॉलोनाइज किया हुआ है। बच्चों, पहले वाले पार्ट में मैंने आपको बताया था कि किस तरह फ्रांस ने वियतनाम को दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा राइस प्रोड्यूसर कंट्री बना दिया। अब दूसरी बार सेकेंड वाले पार्ट में हम पढ़ेंगे डिलेमा ऑफ कॉलोनियल एजुकेशन। तो अब औपनिवेशिक शिक्षा की दुविधा, ये एजुकेशन जो शिक्षा हम इनको देना चाह रहे थे, वियतनामी पीपल को फ्रांसीसी लोग जो शिक्षा देना चाह रहे थे, उसके पीछे कंफ्यूजन था। क्या कंफ्यूजन था बच्चों? सबसे पहले फ्रांसीसी पीपल हैड नॉट ओनली इकोनॉमिक एक्सप्लॉइटेड वियतनामी पीपल, लेकिन फ्रांसीसी पीपल का ये दावा था कि दे वांट टू मेक देम सिविलाइज्ड पर्सन। अब वो सिविलाइज्ड पर्सन उनको बनाए, तो बनाए कैसे? इसके लिए ओनली एजुकेशन वाज द टूल। ठीक है, तो अब एजुकेशन की बात जहाँ तक आती है, तो वहाँ पर फ्रांसीसी लैंग्वेज को सपोर्ट करने की बात आती है। तो उन लोगों का मानना है, फ्रांसीसी पीपल का मानना है, जो वियतनामी पर्सन है वो बहुत सीधे सरल स्वभाव के लोग होते हैं और काम भी अच्छा करते हैं, लेकिन उनका माइंड क्रिएटिव नहीं होता है, और एडमिनिस्ट्रेशन में तो बिल्कुल भी वो कामयाब नहीं होते हैं। ठीक है, इसलिए उनको थोड़ा सा एजुकेशन दी जाए, और एजुकेशन देने के बाद उनको कुछ कामयाब बनाया जाए। तो उसके पीछे भी दो मकसद है। अगर एजुकेशन देने के बाद कहीं ऐसा तो नहीं है कि फ्रांसीसी गवर्नमेंट उनको एजुकेशन दे और कल के दिन फिर वही फ्रांसीसी गवर्नमेंट से जवाब सवाल करने बैठे। एक चीज़ भी है, इसलिए यहाँ पे कंफ्यूजन। दूसरी, जो वियतनाम के लोकल फ्रांसीसी जिसे कॉलोन कहा जाता है, उन लोगों के सामने कंफ्यूजन ये था कि अगर ये लोग वियतनामी लोग एजुकेटेड हो गए तो कल के दिन उनके हाथ से जो ये नौकरियाँ हैं, पुलिस की, डॉक्टर की या जो टीचर की, ये नौकरियाँ छीन सकती हैं। तो कुल मिला के यहाँ पर एक दुविधा, एक कंफ्यूजन बना हुआ था कि वियतनामी लोगों को शिक्षा कैसे दें। दूसरी बात ये थी कि टॉकिंग मॉडर्न, इनका ये था कि ये लोगों को एक समस्या का सामना करना पड़ रहा था। वियतनाम में जो रिच पीपल थे वो बहुत कम संख्या में, और सबसे बड़ी बात ये थी कि जो वियतनाम का रिच पीपल था वो चाइनीज कल्चर से मंजा हुआ था। तो ऐसे में जो फ्रांसीसी लोग अपने कल्चर का उस पर डोमिनेंस जमाना चाहते थे, वो संभव नहीं था। ठीक है, तो अब फ्रांसीसियों के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती थी कि एजुकेशन कैसे दी जाए। तो उन्होंने सोचा कि इसके लिए फ्रांसीसी लैंग्वेज को ही इसका माध्यम बनाया जाए, एजुकेशन का, टीचिंग का माध्यम बनाया जाए। तो लगता था कि फ्रांसीसी भाषा से सीखने से क्या होगा कि जो वियतनाम के लोग हैं, फ्रांस की जो कल्चर है, जो सिविलाइजेशन है, उससे परिचित हो जाएंगे, और परिचित होने के बाद क्या हो जाएंगे कि जो वियतनामी लोगों को बताया जाता था कि तुम फ्रांस की लैंग्वेज सीखो, फ्रांस के लिए काम करो, जब बच्चे को शुरू से ही फ्रांसीसी कल्चर से वाकिफ करा दिया जाए तो फिर उसको बताने की जरूरत होगी नहीं, वो फ्रांस को अपना ही समझकर उस पर काम करना शुरू कर देगा। ठीक है, और फ्रांसीसी संस्कृति की श्रेष्ठता, मतलब जब हम उनको पढ़ाएंगे तो उसमें जो फ्रांस कल्चर है, सिविलाइजेशन है, उसके अच्छी क्वालिटीज़ को देंगे, अच्छी बातें उनको बताएंगे, तो बच्चे क्या होंगे, फ्रांस की ओर ज़्यादा झुकेंगे। और जब उनको अब दूसरी बार वियतनाम का जो कल्चर है उसको क्रिटिसाइज करेंगे, तो जब बच्चों को लगेगा यार हमारे कल्चर में तो कुछ भी नहीं है, बहुत कुछ तो फ्रांसीसी कल्चर में है, तो वो लोग फ्रांस की ओर झुक जाएंगे और फ्रांस के लिए काम करना शुरू कर देंगे, तो फिर उनको वहाँ की नागरिकता भी दे दी जाएगी। अच्छा, एक चीज़ और थी, अगर स्कूल में एडमिशन की बात आई, अब स्कूल में एडमिशन सिर्फ जो रिच क्लास था वही ले सकता था। अब रिच क्लास बहुत कम था, आगे समझ, तो रिच क्लास के लोग बहुत कम थे। स्कूल की किताबों में सिर्फ फ्रांस पीपल का ही गुणगान किया जाता था, मैंने आपको बता दिया। वहाँ पर इन लोगों को ये माना जाता था कि ये लोग खेतों में काम कर सकते हैं, ये लोग परिश्रम कर सकते हैं,
लेकिन इनके अंदर जो है क्रिएटिविटी बिल्कुल नहीं है, ठीक है। और दूसरा, वियतनाम में केवल फ्रांसीसी ही शांति कायम कर सकते हैं। इस बात को पूरी तरह से वियतनामी बच्चों के दिमाग में डाल दिया जाए तो ऑटोमेटिक फ्रांसीसी लोगों का इन पर प्रभाव चल जाएगा। उसके बाद आती है लुकिंग मॉडर्न। अब सवाल इस बात है कि लोगों को अपने कल्चर की तरह अपने फैशन की ओर ढाल दिया जाए। समझ में आ गया। फ्रांस के लोग सिर्फ एजुकेशन नहीं देना चाहते थे, बल्कि चाहते थे कि वियतनामी लोग उनके तौर तरीके, रहन सहन को भी अपनाएं, ठीक है। तो इसलिए उन्होंने एक टोकन फ्री स्कूल खोला। इस शिक्षा में विज्ञान, स्वच्छता, फ्रांसीसी भाषाओं की कक्षाएं भी शामिल थी जो शाम को लगती थी, ठीक है। और स्कूल की राय में सिर्फ विज्ञान और पश्चिम विचारों, जो वेस्टर्न सिविलाइजेशन को प्राप्त करने का ही काफ़ी नहीं था। इसलिए वह स्कूल के छात्रों को जो वेस्टर्न कल्चर है, वेस्टर्न सिविलाइजेशन है, वेस्टर्न स्टाइल है, उससे परिचित कराने की बार बार कोशिश करते थे। जो विदेश से लोग आते थे उनको बच्चों के बीच बिठाते थे। जो विदेशी बच्चा आता था उसको, जो फ्रांसीसी बच्चा आता था उसको वियतनामी बच्चे के बीच बिठाते थे। और वियतनामी बच्चे को एक टाइप से समझाते थे कि देखो, अगर आप फ्रेंच लैंग्वेज को पढ़ोगे तो कल के दिन आप भी इसी तरह एक अच्छा स्टैंडर्ड कायम करोगे। उसके बाद है रेसिस्टेंस इन स्कूल। बच्चों स्कूलों के विरोध में भी स्वर उठने लगे। अब सवाल ये हुआ कि जो एजुकेशन ये लोग दे रहे थे उसमें फ्रांस के बारे में ही ज़्यादा अच्छी बातें हुई थी, और वियतनाम के बारे में ये बिल्कुल नेगेटिव पॉइंट लेके चले हुए थे। इत्तेफाक से क्या हुआ कि यहाँ पर 1926 में साइमन नेटिव गर्ल्स स्कूल में एक बड़ा सा आंदोलन हो गया। वहाँ पर क्या हुआ कि एक लड़की को, जो वियतनामी लड़की थी, उसको फर्स्ट लाइन से उठाकर पीछे की लाइन पे बिठा दिया और फर्स्ट लाइन पे वहाँ लोकल फ्रेंच गर्ल को बैठना था। तो उसको जब पीछे बिठा लगे तो लड़की ने मना कर दिया, तो उसको वहाँ के प्रिंसिपल, जो भी कॉलोन थे, उन्होंने वहाँ से हटा दिया। समझ में आ गई। उस लड़की को स्कूल से निकाल दिया। जब उस लड़की को स्कूल से निकाला तो और लड़कों ने भी उसका विरोध किया। विरोध करने के बावजूद क्या हुआ कि प्रोटेस्ट करा, तो प्रिंसिपल सर ने उनको भी एग्जिट वहाँ से निकाल दिया। तो हुआ क्या कि ये आंदोलन बहुत तेज बढ़ गया और आंदोलन इस कद तक पहुँच गया कि फ्रेंच जो कॉलोन प्रिंसिपल है उनको दोबारा उस बच्चे को और उन बच्चों को स्कूल में एडमिशन देना पड़ा। एक तो समस्या थी ये। एक समस्या और थी बच्चों। समस्या क्या थी कि फ्रेंच की जो किताबें थी उसमें फ्रेंच का ही ज़्यादा गुणगान किया। ये तो आप समझ ही रहे होंगे जब उनकी नीति ऐसी थी। और वियतनाम के बारे में बहुत इंफीरियर बातें या बहुत नेगेटिव बातें जो ज़्यादा प्रभावशाली नहीं होती हैं, उनको उन किताबों में डिस्क्राइब किया जाता है। समझ में आ गया। अब हुआ क्या, जब उनको उन बातों में डिस्क्राइब किया गया और इत्तेफाक से इन्होंने टीचर भी वियतनाम के रखे। अब बच्चों एक बात सोचो, वियतनाम का ही टीचर अगर वियतनाम के बारे में कोई बुराई का पॉइंट आया तो कैसे उसको डिस्क्राइब करेगा। तो वो टीचर जो थे वो अगर वियतनाम के बारे में कोई गलत बात आती थी तो वो उसमें कुछ मेन निकाल देते थे, नहीं ये गलत दिखाया होता है, ऐसा नहीं ऐसा होता है। अगर वो कहता था कि वियतनामी लोग होशियार नहीं होते तो टीचर कहता है अरे ऐसा गलत बात है, ये इसने गलत लिख दिया, ये वियतनामी लोग तो बहुत होशियार होते हैं बच्चों। ये तो इस तरह की एक फीलिंग आ गई। कुल मिला के जो फ्रांस का जो प्लान था अपनी संस्कृति को डोमिनेट करने का, अपने कल्चर को डोमिनेट करने का, कहीं न कहीं ये खटाई में पड़ता चला जा रहा है। ठीक है। अब उसके बाद मैंने आपको जो सेकंड एक वो बताई जिसमें उस लड़की को निकाल दिया, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया। तो प्रोटेस्ट शुरू होने के बाद उनमें अन्नाज, बाद में तो फिर ये प्रोटेस्ट इतना ज़बरदस्त बढ़ गया कि अन्नाज जैसी पार्टियां बनाई गई। तो अन्नीज स्टूडेंट, अन्नान के विद्यार्थी जैसी पत्रिकाएं वहाँ पर चालू कर दी गई। मतलब कुल मिला के जो कॉलेज थे ना वो अब पॉलिटिकल और कल्चरल स्ट्रगल का जो थे वो अड्डा बन गए थे। वहाँ पर इन चीज़ों के बारे में बहुत सारी बातें होती हैं। ठीक है बच्चों। और इस तरह से जब जनता के मूल्य, मान्यता और तरीकों और रवैये को बदलने का प्रयास करने लगे तो
फ्रांसीसी सभ्यता को श्रेष्ठ और वियतनामी को कमतर करने लगे, तो वियतनामी बुद्धिजीवियों को लगा कि फ्रांसीसियों के शासन में वियतनाम न केवल अपने भूभाग पर नियंत्रण होता जा रहा है, बल्कि अपनी पहचान भी मिटाता जा रहा है। यहीं कहीं पर फीलिंग ऑफ नेशनलिज्म वियतनामी लोगों के दिमाग में घर कर गया और डेवलप हो गया। ठीक है, ओके।